हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। मैं मानस सर आज आप लोगों के बीच एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है लघुत्तम समापवर्तय और महत्तम समापवर्तक। आज मैं इन दोनों टॉपिक का विस्तृत जानकारी लेकर आया हूँ। हम लोग बचपन से ही इसको पढ़ते आए हैं, लेकिन आज कुछ इसमें नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया तरीका से। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। सबसे पहला टॉपिक है लघुत्तम समापवर्तय। देखिए, इसमें लघुत्तम समापवर्तय दो वर्ड है, दो शब्द जुड़ करके एक शब्द बना है जिसका नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्तय। लघुत्तम का अर्थ होता है छोटा। लघुत्तम का क्या अर्थ होता है? छोटा। और समापवर्तय, आप लोग को पिछले वीडियो में हमने बताया था कि समापवर्तय तो इसमें देखिए, यदि इसको संधि विच्छेद करते हैं, इसको लिखते हैं सम जोड़ अपवर्तय। सम जोड़ अपवर्तय। और अपवर्तय का अर्थ हमने पिछले क्लास में बताया था कि अपवर्तय का अर्थ होता है गुणज। अपवर्तय का अर्थ क्या होता है? गुणज। तो आज इसी के आधार पर हम लोग लॉस ज्ञात करेंगे और लॉस को नए नए तरीकों से सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि लघुत्तम समापवर्तय कहते किसे हैं। तो कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तय वह छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कहता है कि जब दो या दो से अधिक संख्या दिया हो का लघुत्तम समापवर्तय वह संख्या होता है जो दी गई संख्याओं से क्या हो? पूर्णतः विभाजित हो। पूर्णतः क्या हो? विभाजित हो। इसे संक्षेप में LCM से सूचित किया जाता है। इसे संक्षेप में क्या चीज से सूचित किया जाता है? LCM से। L का अर्थ लोएस्ट, C का अर्थ कॉमन और M का अर्थ मल्टीपल। L से लोएस्ट, लोएस्ट का मतलब छोटा, C से कॉमन, कॉमन का मतलब मिलना, और M से मल्टीपल, मल्टीपल का अर्थ होता है गुना। अब हम यहां पर बात करते हैं कि एलसीएम ज्ञात करने की विधि, यानी एलसीएम किन किन तरीकों से ज्ञात किया जा सकता है। तो हम लोग यहां देखिए, हमारे पास तीन तरीका है। एक है भाग विधि, दूसरा है गुणज विधि, तीसरा है अभाज्य विधि। हम लोग बचपन से भाग विधि द्वारा लॉस ज्ञात करते आए हैं। आज हम लोग दो नया तरीका सीखेंगे जिसका नाम है गुणज विधि और दूसरा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। हम लोग क्या करते हैं, आज एक क्वेश्चन लेते हैं और इन क्वेश्चन को बारी बारी से तीनों विधि से बनाकर देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन बना रहे हैं वो क्वेश्चन बनाने पर क्या सभी स्थिति में लॉस क्या बराबर आता है या नहीं। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें कहता है कि 8, 10 और 12 का लॉस मतलब लघुत्तम समापवर्तय। लॉस लघुत्तम समापवर्तय ज्ञात करें। तो हमारे पास तीन विधि है। पहला है भाग विधि, दूसरा है गुणज विधि और तीसरा है अभाज्य गुणनखंड विधि। तीसरा क्या है हमारा? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो चलिए क्वेश्चन में से लेते हैं 8, 10 और 12। इसका हम लोग भाग विधि से लॉस बनाते हैं। तो 2 से देते हैं,
दो चौके 8, दो पंचे 10, दो छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, दो दूनी 4, 5 में नहीं लगेगा उसी उतार देंगे, 6 में लगेगा, दो तिया 6। अब किसी में नहीं लगता है, कम से कम लगने के लिए दो संख्याओं में लगना चाहिए। अब नहीं लगता है तो इसका लॉसर लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, दो दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 थी 120। क्या हमारे पास निकला 120। दूसरा विधि है गुणज विधि। दूसरा क्या विधि है? गुणज विधि। तो देखिए हम लोग 8, 10 और 12 इसका गुणज करते हैं, अर्थात इसका पहाड़ा पढ़ते हैं। 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 93, 104, 112, 120, 128, इसी तरह से बढ़ेगा। 10 का गुणज निकालते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, इसी प्रकार से और भी गुणज निकलेगा। अब 12 का गुणज निकालते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120, 132, इसी तरह से 12 का भी गुणज निकलेगा। लेकिन हमारे पास एलसीएम कहता क्या? देखिए एलसीएम, एल का मतलब क्या? लोएस्ट, सी से कॉमन और एम से मल्टीपल। अब देखिए यहां हमें उल्टा चलना है। हमने सबसे पहले क्या करना है? मल्टीपल। हमने सभी जो हमारे पास संख्या दिया था उनका हमने क्या कर लिया? मल्टीपल यानी गुना कर लिया, यानी गुणज ज्ञात कर लिया। अब हमें कहता है कॉमन करने के लिए। कॉमन का अर्थ होता है मिलाना। कॉमन का अर्थ क्या होता है? मिलाना। इन जो गुणज है, जो हमारे पास सबका गुणज आया उसमें क्या क्या मिल रहा है, तो हम देख रहे हैं यहां से 120 मिल रहा है। और लोएस्ट का मतलब क्या होता है? छोटा। लोएस्ट का अर्थ क्या होता है? छोटा। कॉमन मतलब मिलना और मल्टीपल मतलब गुना करना। यानी हमें उल्टा देखना है। हमने सबसे पहले क्या किया? गुना किया। हमने सबसे पहले क्या किया? गुना किया। उसके बाद हमने उस गुणज में मिलान किया। हम उस गुणज में क्या किया? मिलान किया कि हमें कौन कौन सी संख्या मिलती है। और तीसरा हमें काम देखना है कि उस गुणज में सबसे छोटा कौन सा संख्या मिलता है। तो हम देख रहे हैं कि 120। अब जो भी मिलेगा ये 120 से आगे ही मिलेगा, इसलिए यहां से इसका एलसीएम कितना आ गया? 120। क्या आ गया हमारे पास? 120। चलिए तीसरा विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तीसरा क्या है हमारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 8 का निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। 2 से 4, 2 से 2, फिर 2 से 1। इसी तरह 10 का निकालते हैं, 2 से 5, 5 से देंगे 1। फिर इसी तरह किसका निकालेंगे? 12 का, 2 से 2 छक्के 12, 2 से 3, फिर 3 से कितना? 1। अब सबका लिखते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 2। 10 का अभाज्य गुणनखंड कितना? 2 गुना 5। 12 का अभाज्य गुणनखंड बराबर कितना? 2 गुना 2 गुना 3। अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम 8, 10, 12 का, 8, 10, 12 का निकालना। तो देखते हैं कि हमारे पास क्या मिल रहा है। 1, 2 यहाँ पर, और एलसीएम में क्या होता है? कम से कम 2 संख्या में भी मिलना चाहिए। यहाँ पर भी 1, 2 मिल गया। एलसीएम कितना आ गया? 1, 2। इसमें से भी 1, 2। अब क्या क्या नहीं मिला? उन सभी को आपस में क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2,
गुना 5 गुना 3, हमारे पास कितना आया 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 से कितना 120। तो हम यह देख रहे हैं कि प्रत्येक स्थिति में हमारा एलसीएम बराबर आ रहा है। एलसीएम क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और कमेंट भी आप लोग करें। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक। देखते हैं कि महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो देखिए, महत्तम समापवर्तक दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक है महत्तम और दूसरा क्या है? समापवर्तक। दूसरा क्या है? समापवर्तक। तो महत्तम का अर्थ होता है बड़ा। महत्तम का अर्थ क्या होता है? बड़ा। और समापवर्तक दो शब्द से है। एक है सम जोड़ अपवर्तक। अपवर्तक का अर्थ होता है गुणनखंड। अपवर्तक का अर्थ क्या होता है? गुणनखंड। तो कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी संख्या होता है। वह बड़ी संख्या है। तो महत्तम का अर्थ क्या होता है? बड़ा। इसलिए यहां पर कौन सा शब्द आया है? बड़ा का। जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करता है। कहता है कि महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं? तो कहता है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक वह संख्या है, वह बड़ी संख्या है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः क्या करता है? विभाजित करता है। इसे संक्षेप में HCF से सूचित किया जाता है। H का अर्थ होता है हाईएस्ट, C का अर्थ होता है कॉमन और F का क्या अर्थ होता है? फैक्टर। अब हम जिस प्रकार से लघुत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए विभिन्न तरीका से हमने देखा, उसी तरह से मौसा को भी ज्ञात करने के लिए हम विभिन्न तरीकाओं से आज सीखेंगे। कुछ तरीका हम लोग बचपन से सीखते आए हैं, कुछ आज नया तरीका सीखने को मिलेगा हम लोगों को। तो कहता है कि HCF ज्ञात करने की विधि। तो पहला कहता है भाग विधि, दूसरा कहता है गुणनखंड विधि, तीसरा कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि और चौथा कहता है यूक्लिड विधि। आज हम ये तीन विधि से सीखेंगे। आज हम क्या करेंगे? भाग विधि से, गुणनखंड विधि से और अभाज्य गुणनखंड विधि से सीखेंगे। और जो चौथा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, वो जब हम अपने अध्याय को जब स्टार्ट करेंगे तो वहां पर आपको इसका वीडियो मिलेगा और वहां पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा कैसे HCF ज्ञात करते हैं वो वहां पर हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो चलिए आज चलते हैं। पहला कहा भाग विधि, एक क्वेश्चन लेकर जानते हैं कि कैसे कैसे हम लोग आज मौसा ज्ञात करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन वही रखते हैं। कहता है कि 8, 10 और 12 का मौसा मतलब महत्तम समापवर्तक ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। हम लोग पहला विधि क्या है? भाग विधि। पहला कौन सा है? भाग विधि। दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। दूसरा क्या है? गुणनखंड विधि। और तीसरा हमारा क्या है? अभाज्य गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले हमें यह देखना रहता है कि जो संख्या दिया गया है वो आरोही क्रम में है या नहीं। यदि आरोही क्रम में नहीं है तो सबसे पहले हम उसको क्या करेंगे? आरोही क्रम में सजा लेंगे। लेकिन हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में आरोही क्रम में सजा हुआ है, हमें यहाँ पर आरोही क्रम में सजाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखते हैं। 8, 10 और 12 आरोही क्रम में है। भाग विधि में कहता है कि जब आपके पास दो से अधिक संख्या दिया रहता है तो उसे सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लें और
आरोही क्रम में सजाने के बाद जो सबसे पहली दो छोटी संख्या होती है पहले उसका मौसा ज्ञात करें। पहले किसका ज्ञात करें? उन दो छोटी संख्याओं का जो सबसे पहले दो छोटा है। तो दो छोटा संख्या क्या है हमारा? 8 और 10। 8 और 10 का पहले मौसा ज्ञात करते हैं। 8 से 10 में देते हैं 8 एक 8, शेष हमारे पास 2 बचा। इस शेष से हम फिर क्या करते हैं? इस 8 में भागा देते हैं। 2 चौके 8, ये मेरा कट गया। अभी क्या मौसा आया? 8 और 10 का 2। उसी मौसा से अगली संख्या में हम लोग क्या करेंगे? भाग देंगे। 2 छके 12, पूर्णतः कट गया। अब इसका मौसा क्या आया? क्या लिखेंगे? मौसा बराबर 2। मौसा बराबर क्या लिखेंगे? 2। अब चलते हैं गुणनखंड विधि द्वारा। कहता 8, 10, 12 सभी का क्या ज्ञात करेंगे? अपवर्तक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? अपवर्तक। अपवर्तक पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था, जो आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर। देखिए 8 का अपवर्तक, 8 अपवर्तक का अर्थ होता है कि कोई भी संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित है। 8 का देखिए 8 किसकी संख्या से विभाजित है? 1 से, 2 से, 4 से, 8 से। 10 किन से विभाजित है? 1 से, 2 से और 5 से। 12 देखिए किससे विभाजित है? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अब हमें HCF देखिए, HCF क्या कहता है? HCF इसका फुल फॉर्म होता है, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फैक्टर का अर्थ होता है जोड़ना, कॉमन का अर्थ होता है मिलाना या मिलना, हाईएस्ट का मतलब क्या होता है? बड़ा। हम लोग जो संख्या दिया था सभी का अपवर्तक ज्ञात कर लिए। हमने सबसे पहले क्या किया? तोड़े, फैक्टर किए। अर्थात फैक्टर का मतलब ये किन किन संख्या से विभाजित। अब कहता है मिलान, तो हमें क्या क्या मिल रहा है? 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। उसके बाद कहता है कि हाईएस्ट बड़ा, कहता है हाईएस्ट और बड़ा, तो हमें 1 भी मिल रहा है और 2 भी मिल रहा है। इन दोनों में सबसे बड़ा कौन सा है? 2 है, इसलिए इसका HCF कितना आएगा? HCF 8, 10 और 12 का कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2 आएगा। अब चलते हैं तीसरा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। कौन सा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। चलिए 8 का निकालते हैं 2 से 4, फिर 2 से 2, फिर 2 से 1। 10 का निकालते हैं 2 से 5, फिर 5 से 1, फिर 12 का निकालते हैं 2 से 6, 2 से 3, फिर 3 से कितना? 1। सभी का अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। 8 का अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुना 2 गुना 2। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 5। 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुना 2 गुना 3। HCF किसका? 8, 10 और 12 का निकालते हैं। तो हमारा HCF क्या कहता है कि जो तीनों में, यदि 3 संख्या दिया है तो तीनों में मिलना चाहिए। यदि कुछ भी नहीं मिले तब उसका क्या होगा? मौसा 1। लेकिन यहां पर हमारे पास क्या है? जो तीनों में मिलता है क्या? 2। यहां 2 है, यहां भी 2, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो हमें तीनों में क्या मिल रहा है? केवल 2 मिल रहा है। इसलिए इसका HCF कितना हो जाएगा? 2। इस प्रकार से आज हमने क्या किया? 3 विधि से HCF ज्ञात करने को सीखा। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट भी करें। जय हिंद, जय भारत।